नमस्कार बच्चों। आज हम एक बार फिर आपके लिए लेके आए हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रमेय ये 1.2 है 10th में। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ध्यान से समझना है, भाज्य संख्याएं पढ़ रखे तुमने। भाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग जाता है, अब भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सारी भाज्य संख्याएं, ठीक है। इनमें और से भी भाग चले जाता है स्वयं और एक के अलावा, को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, ठीक है। ऐसी उसके बाद 11, 13, 19, ठीक। इस टाइप से आते रहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याओं इनके रूप में व्यक्त करेंगे हम, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस क्रम के बिना अद्वितीय होता है मतलब ये होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 140 है, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिएगा रखा है। जैसे 140 है तो 140 को हम कैसे अभाज्य, अभी ये भाज्य संख्या है 140 भाज्य संख्या है ना, तो भाज्य संख्या है तो इसको जा सकता है 140 के हम गुणनखंड करेंगे तो ऐसे करेंगे। दो सबसे पहले क्योंकि 2 से जाएगा इसमें, क्योंकि 2 भाज्य संख्या है, ठीक है हमारे, इससे भाग चला जाएगा। 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से 35, फिर 5 से, ठीक है। ये अभाज्य संख्या आ गई। देखो अब अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या में अभाज्य से ही जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इनका देखो गुणन, अगर ये क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या थी, इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। देखो 2 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य संख्या है। तो इनके गुणनफल मतलब गुणनखंड फल के रूप में व्यक्त कर दिया है। और यह अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है मतलब यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 के अलावा, इन अभाज्य संख्याओं के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्याएं नहीं आएंगी इसमें, अब इतनी ही रहेंगी। अद्वितीय का मतलब होता है यही रहेंगी, और क्रम को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि इस क्रम को ध्यान में नहीं रखते हुए जो क्रम है, क्रम हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। क्रम के बिना वही होगा कि जैसे मतलब 5 इंटू 2 होता है 10 होता है ना, तो 5 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 भी क्या होता है 10 ही होता है। तो क्रम तो बिना क्रम को ध्यान में रखते हुए ये क्या होगा, अद्वितीय होगा। मतलब यही इसके गुणनखंड होंगे अभाज्य, और कोई अन्य नहीं होंगे। तो ये अभाज्य क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब यही होंगे, बस हो गया, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा और एक्स आगे लिख सकते हैं क्या, 2 टू दी पावर 1 2 ऐसे लिख सकते हैं। 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, कुछ नहीं होती तो घात 1 होती, तो घातों के रूप में भी इसको हम व्यक्त कर सकते हैं ऐसे, ठीक। तो ये हो गया। जैसे दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल। ये भी क्या है, भाज्य संख्या। देखो 156, ये क्या है, सम संख्या भी है, तो भाज्य होगी 2 से, तो भाज्य संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या को भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे यहाँ पर देखते हैं, ठीक। 156 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 से चले जाएगा इसमें डिवाइड, क्योंकि सम इवन नंबर है ना, तो सम संख्या है, तो यहाँ से 2 से 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से चले जाएगा 8 इकाई का अंक, तो 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। अब फिर इसमें 2 से तो नहीं जाएगा, विषम संख्या होगी, तो 3 से चेक करते हैं। 3 अभाज्य संख्या है हमारी, 3 कम 3 3 3 9, फिर 13 तो हमारी स्वयं अभाज्य संख्या है, इसमें तो किसी से और इस संख्या से भाग नहीं जाता, तो 13 अभाज्य होगी, तो 13 से ही जाएगा। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या है, चेक कर लो। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, ठीक है। इसको गुणा करके हमने ऐसे नहीं लिखना है, 4 इंटू 3 करके नहीं लिखना, 4 फिर सब भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या, तो व्यक्त कर दिया हमने। इसकी पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 1 है, इंटू 13 की पावर 1 है। वैसे 1 को लिखा नहीं जाता, मैं अभी समझा रहा हूँ उनको, 1 क्यों लिख रहा हूँ मैं, अभी बाद में एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए हमारा काम आएगा, ठीक है। हम ऐसे भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये हमने व्यक्त कर दिया। अभाज्य 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 13 अभाज्य संख्या है, दिख रहे हैं ना। तो ठीक है, ऐसे आप इन वालों को ट्राई करना, ठीक है। इनको आप खुद स्वयं करना। तो ये हमारे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यही है। फिर एक बात देख लेते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को, जो प्रत्येक भाज्य, कोई भी भाज्य संख्या हो, कोई भी भाज्य संख्या ले लो, उनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और यह गुणनखंड जो होगा अद्वितीय होगा, इसका जैसा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होंगे। इसके 2 और 3 और 13 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड यहाँ पर नहीं आएंगे इसमें, क्रम को ध्यान में नहीं रखते हुए, ठीक है। अगर 13 गुणा 3 गुणा 2 भी लिखो, बात तो एक ही है, तो क्रम कह रहा हो, क्रम को बिना ध्यान में रखे हुए अद्वितीय होंगे। अद्वितीय होंगे मतलब इसके अलावा इसके अन्य गुणनखंड
इस टाइप से नहीं हो सकते 156 के। ठीक, तो यह अंगगणित के आधारभूत प्रमेय ये है। तो देखिए आइए अभाज्य गुणनखंड विधि से जो भी अब अभाज्य गुणनखंड हमने निकालने सीखे थे विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा, इसमें संख्याओं के उभयनिष्ठ जो भी संख्याएं दी होंगी 2 3 जो भी संख्याएं दी होंगी पहले हम उसके गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर उनमें देखेंगे संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में गुणनफल। अंडरलाइन कर रखा है, इसका मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो सब में होता है, न्यूनतम मतलब न्यूनतम घात मतलब अभी जिसकी घात सबसे कम होगी उभयनिष्ठ भी होगी और उनका गुणनफल। ठीक है, अभी एग्जांपल से समझेंगे इसको। एलसीएम क्या होगा, संख्याओं के सभी सारे लेने हैं, सभी अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घातों में गुणनफल। ठीक है, इसमें न्यूनतम लेना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है ऐसी संख्या, एचसीएफ भी समझ लो क्या होता है, ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जिससे कि जो जिनका हमने एचसीएफ निकालना है उन संख्याओं में भाग ले जाए। ठीक, एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि जो नंबर हैं उनसे इसमें भाग ले जाए एलसीएम में। ठीक, तो अभी समझेंगे इसको। जैसे एग्जांपल है 54 और 336 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसको 54 और उसके क्या निकालेंगे, 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं यहाँ पे क्या होते हैं। 2 से चले जाएगा, 2 गुना 4, 2 सत्ते 14, 3 अंक 27, 3 से चलेगा 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, ये हो गए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 3 की घात कितनी होगी, 3 की घात 3। ठीक है, ऐसे ही 336 के करते हैं 336। 2 से चले जाएगा क्योंकि सम संख्या तो पहले 2 से ही देना है। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से चले जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 चक्को 8। ठीक, फिर 2 से चले जाता है 2 चक्को 8, 2 दूना, 2 से चले जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर 2 से नहीं जाएगा 21 आ गया, 3 से जाएगा 3 सत्ते 21। फिर 7 तो खुद ही अभाज्य संख्या तो 7 ही से जाना पड़ेगा। तो इसके गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। ठीक, गुणा 3 गुणा 7। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 गुणा 3 की घात कितनी है 1 गुणा 7 की घात कितनी है 1। ठीक है, घातों में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने घातों में देखना है इसको। अब हमको निकालना है क्या, एचसीएफ। ध्यान से समझना, एचसीएफ क्या है, संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में गुणनफल। संख्याओं, ये दोनों संख्याएं हैं, इनके जो ये गुणनखंड आए हमारे ये वाले अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, घातों के रूप में लिख दिया मैंने। ठीक हो गया, तो उसमें भी क्या लेना है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है। तो बताओ दोनों में कौन सा वाला मेरा है नंबर, दोनों में मेरा नंबर है जो उभयनिष्ठ है वो है मेरा 3। क्या है, देखो 3 है, इधर भी 3 है, बकाया 2 है, इधर भी है, इधर भी है, 3 और 2 है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 2 है मेरा और 3 है। ठीक है, ये दोनों में है उभयनिष्ठ, तो मैंने लिख लिया। अब इनकी भी कौन सी घात लिखनी है, न्यूनतम घातों में। न्यूनतम 2 की घात, इन दोनों में से कौन सा वाला 2 लिखूं मैं, जिसकी न्यूनतम घात है। न्यूनतम घात ऊपर वाला है तो 1 वाला है। इन 3 में भी न्यूनतम घात 1 वाला यहाँ है। ठीक है, इनमें से न्यूनतम घात वाला लेना है। इसकी घात 3 है, ज्यादा है, इसकी घात 1 है, तो न्यूनतम वाला मैंने लिखना है यहाँ पे। उनका गुणनफल, ये उनका गुणनफल। ठीक है, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 की घात 1 का मतलब 2, 3 की घात 1 का मतलब 3, 2 3 6। तो एचसीएफ हमारा ये आ गया 6। ठीक है, एचसीएफ हमारा एलसीएम है। एलसीएम को ध्यान से समझेंगे। एलसीएम में मैंने कहा कि सभी अभाज्य गुणनखंडों का, सभी, तो सभी क्या है मेरे पास अभाज्य गुणनखंड। दोनों में देखो सभी क्या क्या 2 है मेरे पास अभाज्य गुणनखंड, दोनों में 3 भी है, और क्या है मेरे पास 7 अभाज्य गुणनखंड है। इनकी भी अधिकतम घात लेनी है। अधिकतम घात में से 2 की घात, इन दोनों में से दोनों को तो नहीं लूंगा, इनकी अधिकतम घात लूंगा मैं। 2 की घात 4 वाला है मेरे पास अधिकतम। ठीक, और 3 की घात अधिकतम कितनी है, 3 है। 7 की घात अधिकतम कितनी है, 1 ही है। ठीक, समझ में आ गया। संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंड, ये सभी अभाज्य गुणनखंड लेने, मैंने सभी लिए नहीं लिए। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या दिख रहे हैं तुमको यहाँ पर, 2 3 और 7, तो सभी लेने हैं मैंने। 2 लिया, 3 लिया, 7 लिया। उनकी भी कौन सी घात लेनी है, अधिकतम घात लेनी है। अधिकतम घात मतलब 2 की घात अधिकतम कितनी है, इनमें 4 है, इसमें 3 है घात अधिकतम, इसकी 7 की घात 1 ही है। ठीक है, इनका गुणनफल, गुणनफल मतलब तो गुणा में लगा दिए। ठीक है, तो अब इसको गुणा कर देते हैं। 2 की घात 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना
8 गुना 16, 16 हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, गुणा 7 एकम 7 हो गया। इन सबको गुणा करेंगे तो इन सबका गुणनफल आएगा हमारा 30 24। इसको गुणा कर सकते हो आप, ठीक है। 7 पहले 27 से 16 का गुणा कर देना, फिर 7 से गुणा कर देना, यह आ जाएगा 30 24। यह आ गया हमारा एलसीएम। क्या आ गया? एलसीएम। अब देखो ये एलसीएम एचसीएफ का मतलब ये समझ गए ना कि एचसीएफ मतलब होता है कि ऐसी संख्या, अधिक बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि ये दिए गए संख्याओं में दोनों में भाग ले जाएगा। तो 6 सबसे बड़ी संख्या है जिससे कि दोनों में भाग ले जाता है, ये एचसीएफ हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। एलसीएम मीन्स बहुत कम न्यूनतम संख्या। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ है। मल्टीपल और फैक्टर आपने पढ़े होंगे, ठीक है, तो पहले पढ़ रखे हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज। तो ये ऐसा गुणज है कि इस वाली संख्या में इन दोनों संख्याओं से भाग चले जाएगा पूरी बार, और ये सबसे छोटी संख्या होगी। इसके बाद और में भी जा सकता है, लेकिन 54 से ये भी डिवाइड हो जाएगा पूरी बार, और 336 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। और ये जो नंबर होगा सबसे छोटा नंबर होगा, लीस्ट इसलिए कहते हैं इसको, ठीक है। सबसे छोटा नंबर होगा जिससे कि इन दोनों से इसमें भाग चले जाएगा। एचसीएफ क्या है फिर दोबारा देखो। एचसीएफ बहुत हाइस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो जिससे कि इन दोनों में भाग चले जाए। 6 से इसमें भी चले जाएगा पूरी बार भाग, इससे भी चले जाएगा। 6 के बाद ऐसी कोई नंबर नहीं है जो उसके बाद 6 के बाद जिससे कि इन दोनों में संख्याओं में भाग चले जाए, ठीक है। तो ये एचसीएफ है। तो हम इससे ऐसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडों का न्यून। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम याद करने का अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को देखा है 12, 15 और 21। अब यहाँ पर 3 संख्याएं हैं हमारे पास, तीनों का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? तो फर्स्ट है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 चौको 12, 3 गुणा, पहले ऐसे लिख लेता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 2 गुणा 4 3 12। सिंपल है, घाते 1 1 है, इनकी घातों में लगा लेना क्योंकि हमने घातों के हिसाब से पढ़ रखे हैं। 15, 3 पंजे 15, 3 गुणा 5, घात 1 1 होगी फिर इसकी, और 21, 3 सत्ते 21, 1 1 घात ही। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपको पता है। एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों में, जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है वो और उनकी भी न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या क्या दिख रहे हैं हमको? पहले अभाज्य गुणनखंड क्या क्या दिख रहा है? देखो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। ये अभाज्य गुणनखंड है इनमें तीनों में। अब ये देखना है कि उभयनिष्ठ तीनों में कौन सा हमारा गुणनखंड है। 3 है, देखो 3 3 3, इधर भी है इधर भी, सब में 3, तो 3 लिख दिया। और कोई है जो तीनों में है? नहीं है। तो इसकी भी न्यूनतम घात तो एक ही है, यहाँ पे न्यूनतम ही है वो, सबकी एक ही जैसी है, तो न्यूनतम घात लिख दी मैंने 1। तो एचसीएफ हो गया मेरा 3। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है सभी अभाज्य गुणनखंड। तो सभी अभाज्य गुणनखंड मेरे पास दिख रहे हैं 2। अच्छा, हम इसको ऐसे भी, इसको ऐसे थोड़ा, सॉरी, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 की घात 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 1 घात जुड़ करके गुणा 3 की घात 1 हो गया, ठीक, ऐसे लिख लेंगे क्योंकि 2 है तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद एलसीएम क्या हो गया? सभी लिखने हमने, सभी अभाज्य गुणनखंड। 2 है हमारे पास, 3 है, 5 है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये सभी लिख दिए सभी अभाज्य गुणनखंड। उनकी अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। 3 की अधिकतम घात 1 ही है सब में, 5 की 1 ही है और 7 की 1 ही है, ठीक है। इसकी 1 है, इसकी 1 ही है, इसकी भी 1 ही है। तो ये हो गया। तो इनको जब तो एलसीएम जो आ गया हमारे पास 420 आ गया, एचसीएफ जो आ गया ये आ गया, ठीक है। इस टाइप से हम तीनों का भी निकाल सकते हैं। 3 क्या, हमको जितने दिए हो सबका हम निकाल सकते हैं इसी प्रकार। जैसे मान लो एक सेकंड वाला देख लेते हैं, एग्जाम्पल है। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 17 ही हुआ, ठीक है। 23 के अभाज्य गुणनखंड खुद ही 23 अभाज्य संख्या है। 29 ये भी खुद ही अभाज्य संख्या है। तो इसमें हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ निकालने के लिए हम देखो कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो सब में एक तो कॉमन हुआ, तो एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1। एलसीएम जो हो जाएगा हमारा वो सबका जितने अभाज्य गुणनखंड है उनका गुणनफल हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29, और उनकी भी अधिकतम घात एक ही है। तो इन सबको गुणा करोगे तो जब आप गुणा कर लेना, 17 से पहले 23 को गुणा करना, फिर जितना आएगा उसको 29 से गुणा कर देना। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। इसी प्रकार आप तीसरा निकाल सकते हो, ये वाला निकाल सकते हो, इसके थर्ड वाला, ठीक है। तो क्या है? 8 9 और 25 दे रखा है। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तीनों का। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया, 2 की घात 3 हो गया, 3 3 9, 3 की घात 2 हो गया, 5 5 25, 5 की घात
2 हो गया। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि उभयनिष्ठ सब में कोई नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ होता है अभाज्य गुणनखंड में जो न्यूनतम घात वाला हो उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ तो कुछ है तो नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं सब में, ठीक है, तो 1 हो गया। ऐसे में एचसीएफ 1 हो जाएगा और एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा सब अभाज्य गुणनखंड है, 2 है 3 है 5 है, उनके अधिकतम घात, 2 की घात अधिकतम 3 है, 3 की घात अधिकतम 2 है, 5 की घात अधिकतम 2 है, तो सबका गुणनफल आ जाएगा। तो ये गुणनफल आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, वही संख्या है 9 गुणा 25, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, 200 गुणा 9, 9 दूना 18, इतना आ जाएगा 1800। ठीक, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। एचसीएफ और एलसीएम याद करो तथा जांच करो कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये फॉर्मूला भी है हमारा, ठीक है, ये बहुत बार आता भी है, ये 1 नंबर के लिए आ जाता है आपका। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है, गुणा। तो देखते हैं, पहला एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, बकाया 2 आपके लिए छोड़ता हूँ, इनको आप कर लेना। तो जैसे है 26 और 91, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड को देखते हैं, इनके 26 के अभाज्य गुणनखंड और 91 के क्या होते हैं। 26 के आप कर सकते हो उसको वहां, तो ये होता है ये 2 एकम 2, 2 3 6, 13 खुद अभाज्य संख्या, तो ये हो गया 2 गुणा 13, ठीक। और 91 के 13 91 होता है, तो 7 गुणा 13, इनकी घात कुछ नहीं है, एक एक ही तो है घात, कुछ नहीं होती तो, ठीक है। तो अब एचसीएफ आपको पता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है दोनों में जो उभयनिष्ठ है, वो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, कौन सा नंबर गुणनखंड दिख रहा है, अभाज्य गुणनखंड उनको 13 दोनों में है, उसकी भी न्यूनतम घात, दोनों में ऑलरेडी एक ही घात है, तो न्यूनतम घात वही होगी, और कोई दिख रहा नहीं दिख रहा, तो इसका हो गया 13 एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, दोनों उसमें सभी अभाज्य गुणनखंड लेने पड़ते हैं और उनकी भी अधिकतम घात, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड मेरे पास 2 है, गुणा 7 है, गुणा 13 है, देखो 2 है अभाज्य गुणनखंड है ना, दोनों में देखना है हमने, और 7 है 13 है, और इनकी अधिकतम घात लेनी है। अधिकतम घात तो सब में एक एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक ही घात लिखनी है। तो जब इसको हम गुणा करेंगे 7 गुणा 14, 14 गुणा 13 जब हम करेंगे तो ये आएगा 14 गुणा 13 18, 182 आ गया, ठीक है। तो ये एचसीएफ और एलसीएम आ गया। अब जांच करनी है हमने कि एचसीएफ गुणा एलसीएम में दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है नहीं होता है। तो पहले हम एचसीएफ गुणा एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा, 13 से आपको 182 गुणा करना, देखो एचसीएफ मेरा 13 है और एलसीएम मेरा इतना है, ठीक है। तो जब हमने इसको गुणा किया 2366, आप गुणा करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल देखते हैं। संख्या का गुणनफल क्या है, 26 गुणा 91, तो 26 और 91 गुणा करोगे तब तो ये भी 2366 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो, इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या हो गया, तो ये जो हमारा ये है जांच, ये सत्य है कि क्या है, अतः एचसीएफ गुणा एलसीएम जो होता है दोनों संख्याओं का क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार आपने ये दोनों को करना है, पहले एचसीएफ एलसीएम निकालना, उसके बाद इनको करना, ठीक है।